दामाद बार बार अपने ससुराल जाता था और फिर सास के साथ बैठकर बातें करता था। सास और दामाद में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लेकिन एक दिन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि एक कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल की हकीकत उसकी बेटी और आसपास के लोगों को पता चलती है तो लोग बेहद हैरान थे। लोगों को सास और दामाद की कहानी सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। रायपुर के एक क्षेत्र में एक लड़का जिसका नाम सुभाष रहता है। सुभाष जब 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, उसी समय उसे अपने ही क्लास की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। उस लड़की को वह बेहद चाहने लगता है। लड़की को प्रपोज भी करता है, लेकिन लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है। अब लड़का एक तरफा प्यार में पड़ जाता है। अब आए दिन वह लड़की के आगे पीछे घूमता था, लेकिन सुभाष को यह साफ पता चल चुका था कि लड़की ऐसे उसके प्यार में नहीं आने वाली है। अब वह तरह तरह का काम करता, कभी उसके पास जाकर उससे बातें करता। लड़की बात तो कर लेती थी, लेकिन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती थी। लड़का सांवला था, लड़की बेहद गोरी थी। लड़की को लड़का पसंद नहीं था। अब लड़का बिल्कुल जी जान से टूटकर उसे चाहने लगता है। इधर एक दिन फिर से अकेले में देखकर वह लड़की का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। अब ये सब लड़की को बर्दाश्त नहीं होता है। लड़की उसे डांट फटकार लगाती है और धमकी देती है कि दोबारा अगर ऐसा काम तुमने किया तो फिर मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। लेकिन समय बीतता गया। लड़का इतना पागल हो चुका था उसके प्यार में कि फिर एक दिन वह क्लास में ही लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब यह सब देखकर लड़की काफ़ी हैरान थी। अब इधर लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़की को लग रहा था कि उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। अब वह लड़के से अकेले में मिलती है और कहती है कि देखो, ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसा काम किया मेरे साथ तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने घर वालों को भी बता दूंगी और फिर तुम्हें जेल भी भिजवा दूंगी। लेकिन लड़का काफ़ी परेशान था लड़की के लिए। फिर से एक दिन वह रास्ते में लड़की को पकड़ लेता है और फिर उसे खींचकर बगल में ही झाड़ियों के पास सुनसान जगह ले जाता है। और लड़की चीखने चिल्लाने लगती है तो उसका मुंह दबा देता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें उठा कर लेकर चला जाऊंगा। अब लड़की डर जाती है। लड़की कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो कि मैं तुम्हारा एक फ़ोटो लेना चाहती हूँ। लड़की उसका फ़ोटो खींच लेती है और फिर अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपने माता पिता को बताती है कि उसके कॉलेज का एक लड़का उसे काफ़ी परेशान करता है। उसके साथ आज तो हद ही कर दी। रास्ते में उसने हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। अब इधर घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वह जाकर फ़ौरन ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा देते हैं। छेड़खानी का मामला दर्ज हो जाता है और पुलिस सुभाष को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। अब घर वालों को जैसे पता चलता है कि सुभाष ने एक ऐसी गलती की है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है, जानबूझकर सुभाष ने ऐसा काम किया था, तभी पुलिस को पता चलता है कि सुभाष उस लड़की को बेहद प्यार करता था, लेकिन लड़की उसे प्यार नहीं करती थी। सुभाष सारी बातें बताता है, लेकिन अब अश्लील हरकतें, छेड़खानी लड़की के साथ करने के जुर्म में उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर जब वो जेल चला जाता है तो कुछ महीनों बाद अब जेल से छूट कर आता है। उधर लड़की अब अपने ननिहाल जा चुकी थी। अब वह उस शहर को छोड़ चुकी थी। इधर सुभाष आने के बाद फिर से उस लड़की की तलाश करता है। वो लड़की नहीं मिलती है तो घर वालों को लगता है कि अब सुभाष की शादी कर देनी चाहिए। कई रिश्ते एक के बाद एक सुभाष के लिए उसके घर वाले ढूंढते हैं, लेकिन सुभाष शादी करने से मना कर देता है। वो अपने घर वालों से कहता है कि जब मैं शादी करूंगा तो मैं उसी लड़की से करूंगा जिसके लिए मैं जेल गया हूं। अब वह जिद पर आ जाता है और अपने जिद में अब लड़की को तलाशने लगता है, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ गई। उसके घर वालों ने वहाँ से उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया था
वहीं वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। इधर सुभाष कभी बड़ा परेशान होता है। परेशान होने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता है तो फिर अब इधर पैसे की भी कमी, अब वो एक ऑटो चलाने लगता है। ऑटो चलाने लगता है और दिन भर ऑटो चलाता, रात को पैसे लेकर घर जाता। धीरे धीरे सबकी नज़रों में, घर वालों की नज़रों में, माता पिता की नज़रों में अब सुभाष की जो स्थिति थी वह काफ़ी अच्छी बन चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि सुभाष ने शायद अनजाने में गलती की होगी इसलिए जेल गया, या फिर हो सकता है कि लड़की ने जानबूझकर फंसा दिया। तरह तरह की घर वाले बातें कर रहे थे, जैसे कि सभी माँ बाप अपने लड़के और लड़कियों को अच्छा ही समझते हैं चाहे उन्होंने लाख गलतियाँ की हो। अब इधर ऑटो चलाने लगता है सुभाष और ढेर सारे पैसे आने लगते हैं। अब घर वाले फिर एक अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं। अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं। लड़की का नाम निशा रहता है और घर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर सुभाष की शादी तय कर दी जाती है। इधर साल 2023 आ जाता है। अब वह लड़की से छुप छुप कर अपने होने वाली बीवी से मिलने लगता है, बातचीत करने लगता है। कभी कभी ऑटो में बिठाकर शहर घुमाने के लिए भी ले जाता था। दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। और इधर जो उसकी सास थी जिसका नाम प्रभा रहता है, प्रभा को इसकी सारी जानकारी थी। प्रभा भी अभी देखने में नौजवान, और इधर उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। बेटी की उम्र लगभग 18 से 19 साल, और इधर जो सुभाष था उसकी भी लगभग 18 से 19 साल के आसपास, 19 से 20 साल के आसपास उम्र थी। अब इधर सास को सारी हकीकत पता थी। लड़की शाम को घर आती थी तो उसकी माँ पूछती थी कि आज तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। लड़की जब कुछ बताने की कोशिश करती, इधर उधर की बातें करती, तो माँ मुस्कुराती और कहती मुझे पता है तुम सुभाष के साथ गई थी। अब लड़की मुस्कुरा कर अपने कमरे में चली जाती थी। माँ को सारी जानकारी थी। इधर एक दिन लड़की फ़ोन पर बातें करती है तो अपने होने वाले पति सुभाष को बताती है कि वो उसके साथ जो घूमती है यह सारी जानकारी उसकी माँ को है, और माँ कुछ बोलती नहीं है, वो सब कुछ जानती है। उसे पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। अब धीरे धीरे फ़ोन पर अपनी होने वाली पत्नी प्रभा के निशा के जरिए वो अपने सासू से भी बात करने लगता है। अब दामाद और सास एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और धीरे धीरे अब जो आवाज़ थी, अब सुभाष को अपने सास की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगने लगती है। अब वो धीरे धीरे सास के लिए बेकरार होने लगता है। इधर लड़की से भी बातें करता था, सास से भी बातें करता था। और फिर साल 2023 में सुभाष और निशा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों काफ़ी खुश थे। परिवार काफ़ी हरा भरा था, अच्छा चल रहा था। इधर निशा अपने ससुर के साथ रहती थी और सास गांव पे रहती थी। इधर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन उसकी जो सास है प्रभा, वो फ़ोन करती है। उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम से, तो रात में वो अकेली थी। तो वह फ़ोन कर अपनी बेटी निशा को फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा, आज मैं घर पर अकेली हूँ और काफ़ी डर लग रहा है। एक काम करो कि दामाद जी को भेज दो और कल तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। इधर निशा सोचती है कि माँ घर पर अकेली है, कहीं चोर वोर ना आ जाए, कहीं कोई बात ना हो जाए। इसलिए वो डर के मारे अपने पति से कहती है कि एक काम करो कि सुभाष तुम माँ के पास चले जाओ, माँ का फ़ोन आया था, माँ बिल्कुल अकेली है। इधर सुभाष अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होता है और कहता है ठीक है, मैं चला जाता हूँ। फ़ौरन ही तैयार होता है और तुरंत 7 से 8 किलोमीटर की दूरी ससुराल की, इधर सुभाष पहुँच जाता है। ससुराल पहुँचता है, रात हो चुकी थी। ससुराल में सास के हाथों से बना हुआ खाना खाता है और फिर सास से बात करने लगता है। इधर बातों ही बातों में दोनों इस कदर खो जाते हैं कि सुभाष अपने सास से कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप तो बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी जो बेटी है निशा, उससे भी आप खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं। अब इधर प्रभा अपने ही दामाद से बात कर फिदा हो जाती है, और फिर दोनों अपने दामाद और सास के रिश्ते को भूलकर पति पत्नी की तरह पूरी रात गुजारते हैं, यानी कि अतरंग खेल खेलते हैं। अब इधर सुबह होते ही फिर वो अपने घर चला जाता है, उसके ससुर घर पर आ जाते हैं। अब इधर ससुर जो थे उनका नाम प्रभाकर रहता है। प्रभाकर चले आते हैं। घर जाता है तो निशा पूछती है कि आज की रात कैसी रही। दामाद काफ़ी खुश था। सुभाष कहता है बहुत अच्छा था, माँ बहुत अच्छी है तुम्हारी। अब इधर 2 दिन 4 दिन बाद अक्सर कर
उसकी माँ निशा की बुलाने लगती है और इधर दामाद सुभाष जैसे ही फ़ोन आता था वो फ़ौरन ही ससुराल पहुंच जाता था और उसकी पत्नी उसके ही घर रहती थी, लेकिन वो ससुराल अपनी सास के बुलाने पे पहुंच जाता था। और जब भी उसका पति प्रभाकर बाहर जाता था वो अपनी ही सास के साथ अतरंग खेल खेलता था। इधर मोबाइल में कई वो फोटो और वीडियोस बना लेता है और उसे अपने एक फ़ोल्डर बनाकर गुप्त रूप से रख लेता है। जब भी वो अपनी सास के पास नहीं जा पाता था तो वह बैठकर अकेले में उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को बिताए हुए अतरंग पलों को देखता था। जब समय बीतता गया, एक दिन निशा को शक हो जाता है कि आखिर बार-बार माँ दामाद जी को बुलाती है और इधर सुभाष बार-बार चला जाता है। कभी मना करने की कोशिश नहीं करता है, कहीं कोई बात तो नहीं है। पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। इधर फिर उसकी माँ जब फ़ोन करती है कि सुभाष को भेज दो, मैं घर पर अकेली हूँ, आज बहुत डर लग रहा है। तो इधर जो निशा है वो कहती है कि माँ ये सही नहीं है, एक काम करो तुम खुद ही चली जाओ। अब उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, फ़ोन कट कर देती है। अब इधर पता चलता है कि उसका जो पिता है प्रभाकर वह किसी शादी में गया हुआ है, वो अगले दिन आएगा। अब प्रभाकर को भी अच्छे से पता था कि घर पर कोई नहीं रहेगा तो दामाद जी चले आएंगे। निशा अपने पति के साथ अपने माँ के पास पहुंच जाती है। अब उस रात किसी बात को लेकर बिना वजह ही माँ और बेटी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इधर दामाद भी सुभाष भी काफ़ी परेशान था। अपनी पत्नी को लेकर रातों रात वह घर चला आता है और फिर निशा कहती है कि आज के बाद माँ के पास तुम नहीं जाओगे, चाहे उसके साथ जो भी हो जाए वो खुद जिम्मेदार है। आज के बाद तुम्हें मेरे घर नहीं जाना है। अब इधर सुभाष घर जाना बंद कर देता है, लेकिन फिर उसकी सास फ़ोन करती है और कहती है कि आज तुम्हें आज तक मेरी याद नहीं आई, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारी सारी बात तुम्हारे ससुर से बता दूंगी, यानी कि प्रभाकर को बता दूंगी, तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। अब इधर सुभाष डर जाता है। अब घर पर निशा से बताता है कि वो दोस्त के घर जा रहा है, कुछ पार्टी है, कल सुबह आएगा। लेकिन निशा पहले तो मना करती है, लेकिन फिर देखती है कि सुभाष काफ़ी नाराज़ हो रहा है तो निशा उसे जाने के लिए हाँ कर देती है। इधर किसी शादी समारोह में 7 जनवरी का दिन रहता है। उसके पति प्रभाकर कहीं गए हुए थे। वो अपनी पत्नी को बताकर जाते हैं कि मैं कल सुबह आऊँगा या फिर देर भी हो सकती है। अगर देर हो गई तो मैं कल सुबह आ जाऊँगा। तो इधर प्रभा अपने पति को फ़ोन करती है रात को और कहती है कि कब तक आ जाओगे। प्रभाकर बताता है कि वह कल सुबह ही आएगा, काफ़ी देर हो चुकी है, अभी वो नहीं आएगा। और इधर सुभाष अपने दोस्त के घर जाने के बहाने कर अपनी सास के घर पहुंच जाता है। सास के घर पहुंच जाता है और फिर दोनों कमरे बंद कर, दरवाज़ा बंद कर अंदर आपत्तिजनक स्थिति में अतरंग खेल खेल रहे थे। अब रात तकरीबन 12 बज रहे थे। इधर प्रभाकर सोचता है कि क्यों ना घर ही चला जाए, यहाँ रहकर क्या करेंगे। प्रभाकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और दोस्तों से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी अकेली है। अब वह रात को घर पहुँचता है। रात को घर पहुँचता है तो दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। अब वो परेशान हो जाता है कि आखिर क्या बात है, अंदर से कमरा बंद है और कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। अब वह सीढ़ियों पर पीछे के रास्ते से चढ़ता है और फिर ऊपर दरवाज़ा नहीं था। वहाँ से वह किसी तरीके से जब अंदर जाता है और जाकर देखता है कि अंदर कमरे में उसकी पत्नी और दामाद एक बंद कमरे में हैं। अब उसे आवाज़ से पता चल जाता है कि वह दामाद ही है और उसकी पत्नी है। अब वह फ़ौरन ही दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था कि दरवाज़ा बंद है, तो फिर घर में कौन आ गया। अब वो अपने दामाद के साथ दरवाज़ा खोलती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है तो वह सामने उसका पति खड़ा था। वह सन्न रह जाती है और फिर प्रभाकर अपनी पत्नी और दामाद को देखकर सन्न रह जाता है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब इधर बंद कमरे में देखकर प्रभाकर अब अपनी पत्नी प्रभा की पिटाई करने लगता है, उसे मारने लगता है, गालियां देने लगता है। अब यह सब देखकर दामाद सुभाष बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब वह फौरन ही एक डंडा उठाता है और अपने
ससुर के सर पर वार कर देता है। इधर गंभीर चोट लगने से वह नीचे गिर जाता है। थोड़े बहुत खून सर पर आ जाते हैं और उस खून को वह साफ करते हैं और वहां पर देखते हैं कि प्रभाकर की मौत हो चुकी है। प्रभाकर की मौत हो जाती है और वह डंडे को छुपा देते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। इधर सुभाष अपने घर चला जाता है रातों रात ही और अपनी पत्नी को जाकर बताता है कि वह दोस्त की पार्टी में गया था, तो पार्टी खत्म हो गई तो उसने सोचा कि क्यों न जल्दी ही अपनी पत्नी के पास चले। निशा बहुत खुश होती है सुभाष से और फिर दोनों पूरी रात कमरे में सोते हैं। अगले दिन सुबह ही फोन आता है निशा को, उसके पिता की मौत हो चुकी है। यह सुनकर निशा बहुत दुखी होती है और फिर अपने पति सुभाष को लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचती है। माँ का रो रोकर बुरा हाल था। आसपास के लोग इकट्ठा थे और सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। इधर जब बेटी पूछती है कि माँ, पिताजी की मौत कैसे हुई, तो बेटी बताती है कि तुम्हारे पिताजी रात में पार्टी से आए और फिर जैसे ही उन्होंने सोने की कोशिश की, काफ़ी तेज आवाज़ किए और उसके बाद इनकी ज़बान लड़खड़ाते हुए बंद हो गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया और कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है, इस वजह से इनकी मौत हो गई। अब लड़की का रो रोकर बुरा हाल था। उधर दामाद सुभाष फटाफट टिकठी वगैरह तैयार करवाता है, उस पर बॉडी रख दी जाती है और जैसे ही बॉडी को ले जाने की आसपास के लोग कोशिश करते हैं, वैसे ही निशा को कहीं से फ़ोन आता है और जब फ़ोन आता है तो निशा को बताया जाता है कि कल रात उसके माँ के साथ उसका पति भी था और उसका पिता भी था, यानी कि दामाद ससुर और सास के बीच कुछ हुआ था। अब इधर निशा शक करने लगती है कि उसका पति तो दोस्त के घर गया था, आखिर ऐसी क्या बात है। फिर वो अपने पति से पूछती है कि कल तुम यहाँ आए थे। सुभाष कहता है नहीं, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं दोस्त के घर गया हुआ था। अब पत्नी को शक होता है, फिर उसे अचानक से याद आता है कि पिता के सर पर पगड़ी बंधी हुई है। आखिर पगड़ी क्यों बंधी हुई है। जब वो पगड़ी हटाती है तो देखती है ध्यान से कि सर के पीछे तो चोट लगा हुआ है। अब इधर वो समझ जाती है कि मामला क्या है, फौरन ही पुलिस को फ़ोन करती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और फिर जांच पड़ताल करती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पुलिस जब देखती है तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि इसकी मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं है। और फौरन ही पत्नी के कहने पर, यानी कि निशा के कहने पर, पुलिस दामाद और सास को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से जब पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं वह एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे और इधर दोनों का काफ़ी दिनों से संबंध चल रहा था। लेकिन कल रात उसके पति अचानक से आ गए और फिर दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब दोनों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी को यह बात पता चल जाए, किसी और को अगर इसकी जानकारी हुई तो बहुत बदनामी होगी। अब बदनामी के डर से दामाद और सास ने मिलकर अपने ही ससुर और सास ने, यानी कि प्रभा ने, अपने ही पति प्रभाकर की हत्या कर दी। और इधर जब उसकी मौत हो गई तो दोनों ने प्लान बनाया और प्लान के तहत सुभाष अपने घर चला जाता है और प्रभा उससे कहती है कि कल सुबह जल्दी ही आना, मैं पहले तुम्हें ही फ़ोन करूंगी और उसके बाद मैं बॉडी को तुरंत ही श्मशान घाट भिजवा दूंगी। अब इधर दो चार लोग जैसे ही वह शोर करती है कि मेरे पति को कुछ हो गया है, उनकी मौत हो चुकी है, लोग आते हैं। लोग पूछते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया, तो वो बताती है कि वो हॉस्पिटल लेकर गई थी और वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मेरे यहाँ कोई है नहीं, मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी बेटी दूर है, उसे कोई फ़ोन करे। फ़ोन किया जाता है, सभी पहुँचते हैं और फिर कहानी की हकीकत जो रहती है वो सामने आती है। तो साथियों, पुलिस अब दोनों को, दामाद और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और इधर निशा अपने सास ससुर के साथ है। साथियों साथियों ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। दोनों को जेल तो हो गई, लेकिन उस बेचारे प्रभाकर का क्या दोष था जिसको अपनी मौत देकर, यानी कि मरकर, अपने दामाद और पत्नी को
बचाने की कोशिश की। तो साथियों, आजकल हमारे समाज में कई सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। साथियों, अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।